Hello and welcome. This is going to be the ultimate lecture on महात्मा गांधी. हम महात्मा गांधी के बारे में डिटेल तरीके से डिस्कस करेंगे. हम उनके आइडियाज को डिस्कस करेंगे, उनकी अलग अलग थियोरीज को डिस्कस करेंगे. पूरे ब्रॉडर तरीके से हम महात्मा गांधी को कवर करने वाले हैं. अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बता दूं कि महात्मा गांधी इज द मोस्ट फेवरेट टॉपिक ऑफ यूपीएससी. सिविल सर्विसेज का मोस्ट फेवरेट टॉपिक है महात्मा गांधी. हर साल यहां से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. ऑप्शनल में तो पूछे ही जाते हैं, जीएस में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपके इन्वायरमेंट में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और साथ ही साथ आपके एथिक्स में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एसे में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. तो कुछ टॉपिक्स जो है ना वो बड़े फेवरेट टॉपिक्स हैं सिविल सर्विसेज के या यूपीएससी के, जिसमें से महात्मा गांधी एक है. मतलब महात्मा गांधी भी जिसमें से एक आते हैं. जैसे वुमेन एम्पावरमेंट भी एक बड़ा फेवरेट टॉपिक है यूपीएससी का. तो महात्मा गांधी की जब मैं बात करता हूं, महात्मा गांधी के बारे में हर कोई जानता ही होगा. मतलब महात्मा गांधी के बारे में सुना तो होगा ही. तो आइए समझते हैं महात्मा गांधी के बारे में, इनके पूरे के पूरे आइडियाज को समझते हैं, इनकी पूरी की पूरी थियोरीज को समझते हैं और एक ब्रॉडर कंसेप्चुअल क्लैरिटी लेते हैं महात्मा गांधी के बारे में. लेकिन सबसे पहले आपको ये मैं बता दूं कि महात्मा गांधी को समझने से पहले हमें यह समझना चाहिए कि महात्मा गांधी की अर्ली लाइफ कैसी थी. महात्मा गांधी जी कहां पे पैदा होते हैं, उसके बाद वो कहां पे अपनी पढ़ाई करते हैं, उनकी अर्ली लाइफ की कंडीशंस और सिचुएशंस कैसी थी. क्योंकि एक फेमस पॉलिटिकल थिंकर हुए जिनका नाम था लास्की. उन्होंने कहा कि एवरी थिंकर इज द चाइल्ड ऑफ हिज टाइम. बेसिकली हर थिंकर जो है, हर एक फिलोसोफर जो है वो अपने वक्त का बच्चा होता है. कहने का मतलब ये है कि हर एक थिंकर के आइडियाज उसकी जो प्रेजेंट सर्कमस्टांसेस और कंडीशंस होते हैं उससे शेप होते हैं. तो महात्मा गांधी का दौर कैसा था, महात्मा गांधी के आसपास की कंडीशंस कैसी थी, महात्मा गांधी ने अपनी लाइफ में क्या झेला, वो सब कंट्रीब्यूट करेगा किसके लिए, इन द शेपिंग ऑफ गांधीज आइडिया. तो गांधीज आइडिया कहां से शेप हुए, महात्मा गांधी के आइडियाज कहां से उभर करके आए. वो उभर करके आए उनके आसपास का जो माहौल था, उनके आसपास की जो कंडीशंस थी, उनके आसपास के जो सर्कमस्टांसेस थे, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो जो झेला, उन्होंने अपनी जिंदगी में जो है वो फेस किया. हर किसी के आइडियाज उसकी प्रेजेंट कंडीशन, उसकी मटीरियल कंडीशंस, उसकी सोशल कंडीशन से ही शेप होते हैं. किसी के भी आइडियाज वैक्यूम में ग्रो नहीं हो सकते हैं. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप एक ऐसे परिवार के अंदर पैदा होते हो जिस परिवार के अंदर आपके मम्मी और पापा हमेशा लड़ते रहते हैं. मतलब एक तरीके की एनार्की आपने बचपन से देखी है अपने परिवार के अंदर. तो आपका दुनिया को देखने का नजरिया भी वैसा ही हो जाएगा. मतलब आप फैमिली को या फिर पेरेंट्स को जो है वो इस तरीके का कंसीडर करोगे, या फिर आपका एक पर्सपेक्टिव जो है वो दुनिया की तरफ वो अलग तरीके का हो जाएगा. मान लो आप एक ऐसी सिचुएशन में पैदा होते हो जहां पे मारकाट चल रही है, किसी की भी लाइफ सुरक्षित नहीं है, ऑल अराउंड एनार्की है, अराजकता है. मतलब किसी का कोई कंफर्मिटी नहीं है कि आज वो जिंदा है तो कल वो जिंदा बचेगा या नहीं, कोई भी मार सकता है, खुलेआम मर्डर हो रहे हैं. तो उस वक्त उस इंसान का अल्टीमेट कंसर्न ये होगा कि किस तरीके से अपनी लाइफ को सुरक्षित किया जाए. मतलब किस तरीके से समाज के अंदर ऑर्डर आए, समाज जो है वो यहां पे पीस आए, शांति आए, और उसके आइडियाज भी वैसे ही शेप होंगे. तो बेसिकली आपके आइडियाज वैक्यूम में ग्रो नहीं होते हैं, बल्कि आपकी जो प्रेजेंट कंडीशंस हैं, आपकी जो कंडीशंस हैं, आपके सर्कमस्टांसेस हैं, सोशल कंडीशन जो है, आपका परिवार कैसा था, आपके स्कूल्स कैसे थे, आपके दोस्त कैसे थे, उन सब से ही आपके आइडियाज शेप होते हैं. इसलिए महात्मा गांधी का एक ब्रॉडर इंट्रोडक्शन लेना बड़ा जरूरी है. उनकी अर्ली लाइफ के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, उनकी एजुकेशन के बारे में जानना बड़ा जरूरी है, उन्होंने जिंदगी में क्या फेस किया उसके बारे में जानना बड़ा जरूरी है, जिससे कि हम महात्मा गांधी को पढ़ने के लिए जो हमारा बेसिस है उसको मजबूत कर पाए. हालांकि मैं आपको बता दूं कि यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर ये सब नहीं पूछा जाता है कि वो कहां पे पैदा हुए थे, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या थी, वो कब अफ्रीका से लौटे, ये सब मतलब वहां पे नहीं पूछा जाता है. मेन फोकस वहां पे कंसेप्ट्स के ऊपर होता है, या फिर महात्मा गांधी के जो आइडियाज हैं या थियरीज हैं उसके ऊपर होता है. तो यहां पे अगर कोई डेट्स वगैरह हैं तो उसको इतना रटने की जरूरत नहीं है. बस आप एक कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्ड करते हुए चलिए और ये समझते जाइए कि गांधी का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब गांधी का बेसिस कैसा है, या फिर गांधी के बारे में हम एक बेसिक इंट्रोडक्शन लेने की कोशिश करेंगे. महात्मा गांधी कहते हैं दैट माई रिलीजन इज बेस्ड ऑन ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस. उनका ये कहना है कि मेरा जो धर्म है वो ट्रूथ और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है.
मतलब मेरे लिए धर्म क्या है, मेरा जो धर्म है वो सच्चाई के ऊपर बेस्ड है, ट्रुथ के ऊपर बेस्ड है और नॉन वायलेंस के ऊपर बेस्ड है। नॉन वायलेंस का मतलब क्या होता है, अहिंसा, मतलब वायलेंस नहीं करना, मतलब लड़ाई कॉन्फ्लिक्ट्स ये सब नहीं करना। नॉन वायलेंस का अभी के लिए आप ये मतलब समझ लीजिए कि अहिंसा मतलब वायलेंस नहीं करना। हालांकि नॉन वायलेंस का बड़ा गहरा मतलब है, इसके ऊपर पूरी की पूरी हम थियरी महात्मा गांधी की डिस्कस करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि गांधी ये कहते हैं कि मेरे लिए मेरा मजहब जो है वो सच्चाई और नॉन वायलेंस है। ट्रूथ इज माई गॉड, सच्चाई मेरे लिए भगवान है। तो गॉड मेरे लिए कोई इंसान वगैरह नहीं है कि कोई इंसान है या फिर कोई एक इंसान बैठा होगा स्वर्ग में है और स्वर्ग में वो गॉड है, या कोई एक ऐसी चीज है जो ऊपर बैठी हुई है और मेरे लिए वो गॉड है। महात्मा गांधी का ये कहना बिल्कुल भी नहीं था। महात्मा गांधी कहते हैं कि मेरे लिए गॉड जो है वो ट्रुथ ही है, तो वो ट्रुथ को गॉड मान लेते हैं। मतलब समझ सकते हो आप, He considered truth as his God। उन्होंने कहा कि ट्रुथ जो है, सच्चाई जो है वो क्या है, गॉड है मेरे लिए। और नॉन वायलेंस जो है इज द मीन्स ऑफ रियलाइजिंग हिम। और नॉन वायलेंस एक तरीका है, एक रास्ता है उस गॉड को जानने का, उसको पाने का। तो महात्मा गांधी का अल्टीमेटली कहना यह था कि नॉन वायलेंस और ट्रुथ जो है वो मेरा रिलीजन है, और ट्रुथ उनके लिए गॉड है और नॉन वायलेंस उस गॉड को पाने का तरीका है। जैसे कि किसी के लिए गॉड को पाने का तरीका क्या होता है, मंदिर में पूजा करना, लेकिन महात्मा गांधी के लिए गॉड को पाने का तरीका एक ही है, दैट इज नॉन वायलेंस। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर एक्सट्रीमली फोकस करते हैं गांधी। मतलब ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर जो है वो इतना वो फोकस करते हैं कि ये एक सेंट्रल आइडिया है उनकी फिलॉसफी का। बार बार हर एक चीज ट्रुथ और नॉन वायलेंस के अराउंड ही घूमती रहेगी। हर एक थिंकर का ना एक सेंट्रल आइडिया होता है, और उस सेंट्रल आइडिया को जब आप पकड़ लेंगे तो आपके लिए उस थिंकर को समझना आसान हो जाएगा। तो महात्मा गांधी की पूरी फिलॉसफी जो है वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के अराउंड ही घूमती है। उन्होंने ट्रुथ को प्रैक्टिस किया अपनी लाइफ में और नॉन वायलेंस को प्रैक्टिस किया, और उन्होंने ट्रुथ और नॉन वायलेंस को काफी ज्यादा प्रीच किया अपनी लाइफ में कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस के ऊपर उन्होंने बहुत ज्यादा फोकस किया। गांधी को ही हम इंडियन नेशनलिज्म का फादर भी कहते हैं। गांधी इज आल्सो नोन एज द फादर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। जो इंडियन नेशनलिज्म आपने देखा 1857 से लेकर 1947 तक, और फिर जब हमने आजादी हासिल की, वो पूरा का पूरा जो स्ट्रगल था, वो पूरा का पूरा इंडियन नेशनलिज्म का जो फेज था, उसका फादर जो है वो महात्मा गांधी को ही कहा जाता है। एक बड़ा मशहूर अखबार है, एक फेमस वर्ल्ड न्यूज़पेपर है, दुनिया का बड़ा मशहूर अखबार है, जिसको हम सर्वे ऑफ टाइम्स मैगजीन के साथ मतलब के नाम से जानते हैं। वो एक बहुत मशहूर मैगजीन है दुनिया की। उसके अंदर ये पब्लिश किया गया, उसके अंदर ये लिखा गया कि गांधी इज द मोस्ट लव्ड पर्सनैलिटी आफ्टर जीसस क्राइस्ट। गांधी जो है वो मोस्ट लव्ड पर्सनालिटी है। जीसस क्राइस्ट के बाद अगर दुनिया में सबसे मोहब्बत किसी इंसान से की जाती है, सबसे पॉपुलर इंसान या सबसे लव्ड इंसान अगर पूरी दुनिया में अगर कोई है तो वो महात्मा गांधी है। तो यू कैन वेल इमेजिन द ग्राफ ऑफ गांधी। यू कैन वेल इमेजिन कि किस तरीके से महात्मा गांधी की जो फैन फॉलोइंग है पूरी दुनिया में, और गांधी को जो चाहने वाले लोग हैं, और इतने बड़े न्यूज़पेपर में, इतने बड़े मैगजीन में, जो दुनिया का मशहूर अखबार है, मैगजीन है, उसके अंदर यह कहा जाता है कि जीसस क्राइस्ट के बाद किसी इंसान से अगर बेपनाह मोहब्बत की जाती है, अगर कोई मोस्ट लव्ड पर्सन है, तो वो महात्मा गांधी है। और महात्मा गांधी की अगर मैं बात करूं तो आपने देखा कि कोई भी ऐसा नेता नहीं होगा दुनिया का, नो एनी लीडर, जिसके सामने पूरी की पूरी दुनिया झुक जाए। आपने देखा कि रिसेंटली जो है 1-2 साल पहले हमारे देश में G20 की समिट होती है, और G20 की समिट के अंदर, जिसको इंडिया होस्ट कर रहा था, वहां पे 20 बड़े बड़े मतलब सबसे टॉप देशों के हेड ऑफ स्टेट्स आते हैं, मतलब उनके प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति आते हैं, प्रेसिडेंट्स और प्राइम मिनिस्टर्स आते हैं, और वो सारे के सारे महात्मा गांधी की जो मूर्ति थी, महात्मा गांधी का जो स्टैचू था, उसके आगे बो डाउन करते हैं। कोई भी ऐसा इंसान या फिर ऐसा लीडर या फिर ऐसा शख्स नहीं होगा दुनिया में जिसके सामने पूरी दुनिया के टॉप 20 लीडर्स झुक जा रहे हैं। तो महात्मा गांधी का ग्राफ यहां से आप इमेजिन कर सकते हैं दैट द टॉप 20 हेड्स ऑफ स्टेट्स एंड हेड्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ टॉप 20 स्टेट्स, टॉप 20 कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो है वो महात्मा गांधी के स्टेचू के सामने बो डाउन कर रहे हैं और उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं। सो यू कैन वेल इमेजिन द ग्राफ ऑफ गांधी। अब लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गांधी की अगर मैं बात करूं कि गांधी का लाइफ और टाइम्स कैसे रहे, मतलब गांधी की कैसी जिंदगी रही, कहां पे वो पैदा हुए, तो वो 2 अक्टूबर को पैदा होते हैं पोरबंदर गुजरात में। पोरबंदर गुजरात जो है वो एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी उस टाइम पे। प्रिंसली स्टेट्स वो स्टेट्स होती थी जिनको कोई एक राजा चलाया करता था। तो पोरबंदर गुजरात जो थी वो उस वक्त एक प्रिंसली स्टेट हुआ करती थी, प्रिंसली स्टेट। और मैं आपको बता दूं कि
पोरबंदर गुजरात जो है वो एक पीसली स्टेट हुआ करती थी, और जो महात्मा गांधी के फादर थे वो उस पोरबंदर के दीवान हुआ करते थे, मतलब जिसको आप चीफ मिनिस्टर कह सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे। तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि महात्मा गांधी बहुत गरीब थे। महात्मा गांधी गरीब गरीब कुछ नहीं थे, मतलब महात्मा गांधी का अच्छा खासा जो है फैमिली बैकग्राउंड या इकोनॉमिक बैकग्राउंड था, तो इतने गरीब वो नहीं थे, क्योंकि जो उनके फादर थे वो चीफ मिनिस्टर थे पोरबंदर के, दीवान थे वो पोरबंदर के। एट द एज ऑफ 13 मैरिड टू 14 ईयर्स ओल्ड कस्तूरबा, जिसको कस्तूरबा बाई भी कहा जाता है। तो 14 साल की उम्र में महात्मा गांधी की शादी हो गई थी, और उनकी शादी 13 साल की एक लड़की जिसका नाम कस्तूरबा था, या फिर जिसको हम कस्तूरबा बाई भी कहते हैं, उससे उनकी शादी हुई। तो आप ये कह सकते हैं कि महात्मा गांधी का बाल विवाह हुआ था, मतलब 14 साल की गांधी और 13 साल की कस्तूरबा, और इन दोनों की आपस में हो गई है शादी। उसके बाद 1988 में महात्मा गांधी जो है वो लंदन जाते हैं कानून की पढ़ाई करने के लिए। क्या करने के लिए? कानून की पढ़ाई करने के लिए जो है वो महात्मा गांधी कहां पे जाते हैं? लंदन जाते हैं, मतलब वो लॉ पढ़ने के लिए, लॉ की पढ़ाई करने के लिए लंदन जाते हैं। 1891 में वो वापिस इंडिया लौट जाते हैं कानून की पढ़ाई, लॉ की पढ़ाई पूरी करने के बाद। तो करीब 3 साल उन्होंने साउथ अफ्रीका जाके लॉ किया। फिर दोबारा से 1893 में, मतलब 91 में वापस इंडिया लौट जाते हैं, 2 साल वो हिंदुस्तान रहते हैं। फिर 1893 में दोबारा वापस वो साउथ अफ्रीका चले जाते हैं, क्योंकि उनको एक केस लड़ना था। किसका? एक मुस्लिम मर्केंट हुआ करता था, मतलब एक मुस्लिम बिजनेसमैन हुआ करता था, तो उसका एक केस लड़ने के लिए महात्मा गांधी जो है वो दोबारा से साउथ अफ्रीका चले जाते हैं। कब? 1893 में। तो 1893 में महात्मा गांधी दोबारा साउथ अफ्रीका क्यों गए? वहां पे उनको एक केस लड़ना था एक मुस्लिम मर्केंट का, जो मुस्लिम एक बिजनेसमैन जिसको हम कह सकते हैं, जो कि अब्दुल्ला का कजन था। इतना आपको डीपली जाने की जरूरत नहीं है, लेकिन उसका केस लड़ने वो चले जाते हैं। उसके बाद इन साउथ अफ्रीका ही डेवलप्ड हिज पॉलिटिकल आइडियाज, हिज एथिक्स, हिज आइडियोलॉजी। साउथ अफ्रीका में ही उनके जो पॉलिटिकल आइडियाज थे उनका डेवलपमेंट हुआ, उनके आइडियाज शेप हुए, उनके जो थे वो व्यूज शेप हुए, उनका जो एथिक्स थे वो शेप हुए, उनके मॉरल प्रिंसिपल्स जो थे वो साउथ अफ्रीका जाके शेप होते हैं। तो महात्मा गांधी के जो आइडियाज थे वो कहां पे जाके शेप होते हैं, कहां पे जाके डेवलप होते हैं? वो साउथ अफ्रीका में डेवलप होते हैं, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीजें वहां पे फेस की जो कि मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी बात, सबसे पहली बात तो उन्होंने साउथ अफ्रीका में जो है वो डिस्क्रिमिनेशन फेस की। डिस्क्रिमिनेशन मतलब उनके साथ भेदभाव हुआ। किसके बेसिस के ऊपर? रेस के बेसिस के ऊपर। मतलब महात्मा गांधी क्योंकि इंडियन ओरिजिन के इंसान थे, तो ब्राउन इन कलर थे, मतलब इतने गोरे नहीं थे, तो इसलिए उनकी शक्ल के आधार पे, उनकी रेस के, उनके चेहरे के रंग के आधार पे उनके साथ जो है वो भेदभाव हुआ। बेसिकली महात्मा गांधी जो है वो साउथ अफ्रीका में फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे हुए थे। फर्स्ट क्लास ट्रेन जो होती है, आपको पता ही होगा कि एक वीआईपी क्लास है, मतलब जहां पे बड़े बड़े लोग बैठते हैं। तो महात्मा गांधी फर्स्ट क्लास ट्रेन में बैठे हुए थे, उनके पास टिकट भी थी, उन्होंने उसके पैसे भी दिए हुए थे, लेकिन महात्मा गांधी को वहां से बाहर फेंक दिया जाता है, मतलब ट्रेन से बाहर फेंक दिया जाता है, क्योंकि उन लोगों का ये कहना था कि ये जो फर्स्ट क्लास ट्रेन है, यहाँ पे हम गोरे लोग बैठते हैं, यहाँ पे व्हाइट पीपल बैठते हैं, और महात्मा गांधी क्योंकि काले हैं, क्योंकि उनका कलर अलग है, रंग अलग है, इसलिए उनको वहां से बाहर फेंक दिया। फिर क्या हुआ? जैसे ही उनको उस ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया, तो महात्मा गांधी अगले दिन जो है वो उसी ट्रेन स्टेशन पे बैठकर प्रोटेस्ट करने लग पड़ते हैं। उन्होंने वहां पे प्रोटेस्ट किया, और उसके बाद जो है फिर प्रोटेस्ट करने के बाद उनको जो है वो दोबारा से फर्स्ट क्लास ट्रेन में बिठाया गया। तो आप ये समझ सकते हैं कि गांधी जैसे लोगों के साथ भी वहां पे रेस के आधार पे डिस्क्रिमिनेशन हुई। अब जिस इंसान के साथ रंग के आधार पे भेदभाव हुआ हो, क्या वो इंसान अपनी जिंदगी में रंग के आधार पे जो भेदभाव होता है उसके खिलाफ नहीं लड़ेगा? तभी तो मैंने आपको कहा एवरीथिंग इज अ चाइल्ड ऑफ हिज टाइम। जो आपके साथ बीतती है, जो आपके साथ होता है, जो आपके साथ हादसे होते हैं, उसी से आपके आइडियाज भी शेप होते हैं। तो महात्मा गांधी के साथ क्योंकि रंग के आधार पे भेदभाव हुआ, इसलिए महात्मा गांधी ने जो अपार्थिड हुआ करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, अपार्थिड क्या होता है? अपार्थिड होता है रंग के आधार पे भेदभाव होना। जो अपार्थिड हुआ करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, मतलब रेस बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, रंग के आधार के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन। तो जो अपार्थिड हुआ करता था साउथ अफ्रीका के अंदर, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ना स्टार्ट कर दिया, और वहीं से उनके आइडियाज, मैंने आपको कहा कि उनके पॉलिटिकल व्यूज भी वहां पे ही डेवलप होने लगे। एथिक्स, आइडियोलॉजी, मॉरल प्रिंसिपल्स उनके वहीं पे डेवलप होने लगे, उनके विचार वहीं पे डेवलप हुए।
फिर महात्मा गांधी ने बहुत कुछ सहा उस टाइम पे साउथ अफ्रीका में। उन्होंने कई सारे वहां पे जो है वो न्यूज़पेपर्स को लिखना स्टार्ट कर दिया। उन्होंने कई सारे वहां पे जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस बनाना स्टार्ट कर दिए। और बाद में 1915 में, मतलब 1915 में वो हिंदुस्तान वापिस लौट जाते हैं। हिंदुस्तान वो वापिस क्यों लौटे? तो उनके एक बड़े उनके गुरु हुआ करते थे एक, जिनका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना पॉलिटिकल गुरु मानते थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि बहुत हो गया, अब आप साउथ अफ्रीका के लोगों के लिए बहुत लड़ लिए, क्योंकि महात्मा गांधी वहां पे जाके साउथ अफ्रीका के लोगों के हक की लड़ाई लड़ रहे थे, क्योंकि वो साउथ अफ्रीका के अंदर थे। 1893 से लेके वो 1915 तक मतलब साउथ अफ्रीका में रहे। तो आप कह सकते हैं कि 20-22 साल वो साउथ अफ्रीका में रहे और उन्होंने साउथ अफ्रीका के अंदर जो हिंदुस्तानियों के साथ ज्यादती हो रही थी, डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, भेदभाव हो रहा था, या फिर जो साउथ अफ्रीका के लोगों के साथ, वहां के ओरिजिनल इनहैबिटेंट्स के साथ जो रंग के आधार पर भेदभाव हो रहा था, उसके खिलाफ उन्होंने लड़ी 20 साल तक उन्होंने वहां पे अपनी लड़ाई लड़ी। और उसके बाद गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि क्या सब कुछ साउथ अफ्रीका में ही कर लोगे? हिंदुस्तानियों को आपकी जरूरत है। हिंदुस्तान में यहां पे हमें ब्रिटिशर्स को भगाना है, यहां से हिंदुस्तानियों को आजादी चाहिए। तो महात्मा गांधी जी, आप हिंदुस्तान आइए और हिंदुस्तान में आके इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कंट्रीब्यूट कीजिए। फिर महात्मा गांधी 1915 में हिंदुस्तान लौटते हैं और उसके बाद 1915 के बाद महात्मा गांधी की जो लड़ाई थी वो स्टार्ट हो गई हिंदुस्तान के अंदर। और उन्होंने फिर वो तो आगे हम डिस्कस करेंगे ही कि 1915 के बाद क्या हुआ, किस तरीके से उन्होंने कई सारे मूवमेंट्स लीड की। महात्मा गांधी कहते थे कि ट्रूथ इज गॉड और लव एज अ पाथ टू अटेन ट्रूथ। उन्होंने कहा कि ट्रूथ मेरा भगवान है, ट्रूथ मेरा गॉड है, और मोहब्बत जो है वो एक तरीका है गॉड को अटेन करने का, या फिर नॉन वायलेंस जो है वो एक तरीका है गॉड को अटेन करने का। तो मोहब्बत से, लव से और नॉन वायलेंस से आप गॉड को हासिल कर सकते हो। और ये एक सेंट्रल आइडिया रहा उनकी फिलॉसफी का। तो नॉन वायलेंस, ट्रूथ, ये जो है वो उनकी फिलॉसफी का, उनकी पूरी विचारधारा का, उनके आइडियाज का जो है वो सेंट्रल आइडिया रहा है। गांधी इज कॉल्ड एज प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट। गांधी को जो है ना प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है। सबसे पहले समझिए कि आइडियलिस्ट कौन होता है। आइडियलिस्ट वो शख्स होता है आइडियलिस्ट वो शख्स होता है जो इमेजिनरी बातें करता है, मतलब ऐसी बातें करता है जो रियलिटी में एग्जिस्ट ना करती हो। आइडियलिस्ट वो इंसान होता है जो हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की बात करता है कि इस समाज के अंदर सब सही हो जाना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट हो जाना चाहिए। आइडियलिस्ट वो होता है जो परफेक्शनिज्म की बात करता है कि समाज के अंदर गरीबी खत्म हो जानी चाहिए, लड़ाइयां खत्म हो जानी चाहिए, समाज के अंदर वॉर्स खत्म हो जानी चाहिए, समाज के अंदर जितनी जदोजहद है वो खत्म हो जानी चाहिए, समाज के अंदर मिजरी खत्म हो जानी चाहिए, और समाज के अंदर सब कुछ परफेक्ट हो जाना चाहिए, एक कंप्लीट पीस आ जानी चाहिए, समाज के अंदर शांति आ जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी एक प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट थे, मतलब वो हवा की बातें तो करते ही थे, वो हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की तो बात करते थे, वो परफेक्शनिज्म की बात तो करते थे, वो कहते तो थे कि समाज के अंदर ट्रुथ और नॉन वायलेंस होना चाहिए, लेकिन साथ ही साथ वो प्रैक्टिकल भी थे। प्रैक्टिकल मतलब उन्होंने उन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की जिनकी बात की, उन्होंने उनको प्रैक्टिस भी किया अपनी लाइफ में। उन्होंने हवा में बातें नहीं की सारी, बल्कि उन्होंने करके दिखाया कि यह हवा वाली बात नहीं है, यह असल में हो सकता है। जैसे कि लोगों को लगता था कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस का रास्ता अडॉप्ट करना यह हवा की बात है, मतलब सच्चाई और नॉन वायलेंस के रास्ते के ऊपर चलना यह तो सिर्फ हवा की बात है। यार ये कैसे पॉसिबल है कि पूरी उम्र इंसान जो है वो सच्चाई के रास्ते पे चले, सच बोले और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चले, मतलब किसी के साथ कोई वायलेंस ना करे। अगर आपको एक थप्पड़ मार दिया जाएगा तो क्या तुम चुप रहोगे? महात्मा गांधी ने कहा कि एक थप्पड़ मारेंगे वो तो तुम दूसरा गाल आगे कर दो। तो लोग कहते थे कि दिस इज नॉट पॉसिबल, दिस इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल, दिस इज नॉट फिजिबल कि हम नॉन वायलेंस के और ट्रुथ के रास्ते के ऊपर पूरी उम्र चलें। लेकिन गांधी ने वो करके दिखाया। आइडियलिज्म इसके अंदर क्या है कि भाई इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आप ट्रुथ और नॉन वायलेंस को पूरी उम्र प्रैक्टिस करें, लेकिन महात्मा गांधी ने प्रैक्टिकली वो करके दिखाया। महात्मा गांधी ने सत्याग्रह में ये प्रूफ किया कि कैसे नॉन वायलेंस और ट्रुथ के रास्ते को अडॉप्ट किया जा सकता है आपकी असल जिंदगी में, आपकी निजी जिंदगी में, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ में। इसलिए महात्मा गांधी को प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट कहा जाता है कि जिन हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की उन्होंने बात की कि समाज इतना अच्छा हो जाना चाहिए, नॉन वायलेंस खत्म हो जानी चाहिए, ट्रुथ प्रिवेल करना चाहिए, लोग अपना जो है वो कॉन्फ्लिक्ट ना करें, आपस में लड़े ना, झगड़े ना। महात्मा गांधी ने वो अपनी लाइफ में वो प्रैक्टिस करके सच में साबित करके दिखाया। इसलिए उनको हाली हम आइडियलिस्ट नहीं बोल सकते हैं, बल्कि उनको हम प्रैक्टिकल आइडियलिस्ट बोलेंगे। गांधीज्म इज एन आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी। अब महात्मा गांधी के आइडिया से ही गांधीज्म एक आइडियोलॉजी निकलती है। महात्मा गांधी के आइडियाज,
आइडियाज ऑफ गांधी को मिला के एक गांधीज्म आइडियोलॉजी बनती है। तो गांधीज्म कुछ नहीं है बल्कि अ सेट ऑफ आइडियाज है ऑफ मिस्टर गांधी। तो गांधी के जो आइडियाज हैं उनको मिला के एक विचारधारा, एक आइडियोलॉजी बनती है जिसको हम गांधीज्म कहते हैं। तो गांधीज्म एक आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। आइडियलिस्टिक मतलब यहां पे हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की बात की जाती है, परफेक्शन की बात की जाती है, ये इमेजिनरी सिचुएशन है। इमेजिन किया जाता है कि इतना अच्छा हो जाना चाहिए समाज के अंदर, ट्रुथ आ जाना चाहिए, नॉन वायलेंस आ जानी चाहिए, एक स्टेटलेस सोसाइटी हो जानी चाहिए, क्लासलेस सोसाइटी हो जानी चाहिए। तो महात्मा गांधी की जो आइडियोलॉजी है, गांधीज्म जो आइडियोलॉजी है, वो एक आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी है क्योंकि उसके अंदर इमेजिनरी बातें होती हैं, यूटोपियन बातें होती हैं, वो बातें होती हैं जो प्रैक्टिकली शायद पॉसिबल नहीं है। जैसे कि वहां पे हाई मॉरल प्रिंसिपल्स की बात होती है कि ट्रुथ और नॉन वायलेंस आ जाना चाहिए सोसाइटी के अंदर, मतलब ट्रुथ के ऊपर लोगों को चलना है, नॉन वायलेंस को अडॉप्ट करना है, इसलिए वो एक आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि प्रैक्टिकल आइडियलिस्टिक आइडियोलॉजी है, मतलब गांधी ने प्रैक्टिकली वो करके दिखाया है। हालांकि उनकी जो बातें थी कि एक ऐसा समाज बन जाना चाहिए, वो समाज तो नहीं बना, लेकिन गांधी ने खुद वो प्रैक्टिस करके दिखाया कि एक इंसान ट्रुथ और नॉन वायलेंस के रास्ते पे चल सकता है। अब गांधीज्म पूरी की पूरी आइडियोलॉजी बनी क्योंकि महात्मा गांधी के आइडियाज को मिला के ही गांधीज्म बना है। तो महात्मा गांधी ने खुद गांधीज्म को डिनाई किया। उन्होंने कहा कि मैं कुछ गांधीज्म के ऊपर बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन उनके जो चाहने वाले थे उन्होंने उनके आइडियाज को इकट्ठा किया और उसको गांधीज्म नाम दे दिया। हालांकि गांधीज्म ने इसको खुद डिनाई कर दिया। हालांकि गांधी ने खुद गांधीज्म को डिनाई कर दिया। आप ये कह सकते हैं कि ये उनका बड़ापन था क्योंकि वो यहां पे शो करना चाहते थे कि मैं भाई बहुत छोटा इंसान हूं और आप मेरे आइडियाज के ऊपर पूरी पूरी एक आइडियोलॉजी बना रहे हो गांधीज्म। लेकिन गांधीज्म आइडियोलॉजी जो है वो काफी पॉपुलर हुई इस देश में और काफी सारे लोग जो है वो इसके ऊपर गांधीज्म के ऊपर जो है विश्वास रखते हैं। काफी सारे फॉलोअर्स हैं गांधीज्म आइडियोलॉजी के, कई सारे लोग गांधीज्म आइडियोलॉजी के साथ एफिलिएटेड हैं और इस विचारधारा को जो है वो मानते हैं। तो इस तरीके से हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं महात्मा गांधी का, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि महात्मा गांधी ने किस तरीके से एक तरीके का ट्रुथ और नॉन वायलेंस को सेंटर में रख के जो है वो बातें कर रहे हैं। वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस की बार बार बात करेंगे, बार बार उसका जिक्र करेंगे। तो आपको परेशान नहीं होना है, आपको ये समझ लेना है कि महात्मा गांधी का सेंट्रल आइडिया ही ट्रुथ और नॉन वायलेंस है। इसलिए हम जो अगला टॉपिक हमारा है अब, उसके अंदर हम बेसिकली उनका आइडिया ऑफ नॉन वायलेंस ही समझने की कोशिश करेंगे। तो दिस ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ महात्मा गांधी। सो प्लीज डोंट फॉरगेट कि महात्मा गांधी हमेशा जो है वो ट्रुथ और नॉन वायलेंस के अराउंड ही घूमेंगे। दिस वाज द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू मिस्टर गांधी एंड दिस वाज द लाइफ एंड टाइम्स ऑफ गांधी।